हाय दोस्तों, वंदे मातरम। मैं हूं जयन देवनाथ। आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जॉइनिंग टू नथिंग पर। मैं आज ऑनलाइन इसलिए आया कि आप सभी को कुछ चीज़ें बता सकूं, लाइक मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज, मेजर शिपमेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। तो ठीक है, शुरू करते चलो भाई, हैं फ्रॉम द देखो अब मैं बिगिनिंग क्या ऑफ करता हूँ। यूएसए। अभी यूएसए में क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से। आप सभी को शायद पता रहेगा, यूएसए 2020 कोरोना के बाद फिएट करेंसी प्रिंट करने लगा। अब फिएट करेंसी क्या है? एक लीगल टेंडर है। मतलब हमारे जैसे रुपीज़ है। रुपीज़ को जो कोई भी करेंसी करेंसी अगर लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर किसको बोलते हैं? अगर कोई राजा या कोई गवर्नमेंट उसको अथराइज दे देता है, कोई करेंसी को अगर अथराइज कर देता है तो उसको लीगल टेंडर कहा जाता है। अगर वो लीगल टेंडर अगर फिजिकल फॉर्म और डिजिटल फॉर्म पे रहता है तो उसको फिएट करेंसी बोला जाता है। ठीक है। अभी यूएसए क्या कर रहा था, कोरोना के बाद उसने बहुत प्रिंट करना चालू कर दिया, फिएट करेंसी बहुत प्रिंट करना चालू कर दिया। बहुत सारे लोग जॉबलेस थे तब, तो उनके पास पैसा आने लगा। पैसा आने के बाद वो लोग क्या करेंगे? अभी इतना पैसा छाप दिया, इतना पैसा उन लोगों ने भेज दिया सभी के अकाउंट पर। तो वो लोग ट्रेडिंग करने लगे, गैम्बलिंग करने लगे, कोई ट्रेडिंग करने लगे। अभी बहुत सारे इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे अभी एट्रिशन रेट हाई हो रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, उनको मैन पावर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि तब जब कोरोना के बाद जब पैसा सभी को भेजा गया, तो उन लोगों ने क्या किया? ट्रेडिंग करना चालू कर दिया। अभी उनको लगा कि ये चीज़ अगर सीखेंगे तो हमको गुलामी का, किसी के पास गुलाम होके रहना नहीं पड़ेगा। तो उधर उधर के जो यंगस्टर्स है, जो भी पीपल ऑफ यूएसए, वो लोग क्या करने लगे? ट्रेडिंग करने लगे। ट्रेडिंग को एक जरिया बना दिया, इनकम का सोर्स बना दिया। तो अभी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये कंपनी चाहते हैं कि हमारे पास मैन पावर हो, लेकिन नहीं मिल रहा है उनको मैन पावर। क्यों? क्योंकि वो सभी तो अभी ट्रेडिंग करने में बिजी है। अभी सभी को पता है। उम, अभी ट्रेडिंग का पता नहीं उन लोगों को कैसे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि जॉब छोड़ के वो लोग ट्रेडिंग करना चालू कर दिया, व्हाटएवर। लेकिन अब क्वार्टरली देखो, हर महीना आपका यूएसए में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आता है। मतलब उनका इतना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। इस मतलब हर महीना जब भी आता है, आप देखो एस्टिमेटेड से ज़्यादा ही आता है। तो उसके लिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अभी अट्रिशन रेट जो है इन लोगों का, टेक इंडस्ट्री का, उसके लिए हाई हो रहा है, उसके लिए इन्फ्लेशन हो रहा है। अभी 2020 का जो कोरोना कोरोना के बाद उन लोगों ने फिएट करेंसी प्रिंट करना चालू कर दिया था, उसके लिए भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। अभी फिर से आ गया यूक्रेन रशिया वार। तो तीनों मिला के जो वर्ल्ड इकोनॉमी को जो हानि पहुंचाया है, तो हम सभी को अभी भुगतना पड़ेगा। तो यूएस का पार्ट जाने के बाद अभी आते चाइना के पार्ट पर। चाइना ने क्या मतलब कोरोना 2021 तक, आई थिंक 2021 तक, चाइना वाज द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर ऑफ लार्जेस्ट इन्वेस्टर ऑफ इन यूएस बॉन्ड मार्केट। लेकिन अभी चाइना क्या कर रहा है? यूएसए अभी हर महीना वो क्या, हर 2-3 महीने में एक बार, सॉरी, हर महीना यूएसए अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। अभी बढ़ाने के बाद क्या हो रहा है? अभी देखो, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मतलब बॉन्ड यील्ड जो है कम हो जाएगा। तो उसके लिए जो पहले से बुक करके रखे रहेंगे उनको नुकसान होगा। तो अभी यूएसए, सॉरी, चाइना क्या चाह रहा है? तो लॉस बुक करने के लिए अभी वो लॉस बुक कर रहा है। तो लॉस बुक करने के बाद यूएस सॉरी चाइना यूएस बॉन्ड मार्केट पे 1.4 ट्रिलियन डॉलर का, अराउंड 1.3 टू 4 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट था। लेकिन अभी आ गया 900 या 950 समथिंग। तो उसको रिप्लेस कौन किया? जापान। अभी आते जापान का सीनियर, सॉरी, पहले चाइना का पार्ट खत्म कर देते हैं। अभी चाइना क्या करे? चाइना के साथ यूएसए का करेंसी वार होता है, क्योंकि चाइना चाहता नहीं है कि डॉलर का सुप्रीमेसी रहे। इवन हम लोग भी नहीं चाहते कि डॉलर का सुप्रीमेसी ना रहे। तो अभी चाइना और यूएसए के बीच में करेंसी वार चल रहा है। अभी चाइना चाइना के पास इतना मतलब चाइना के पास करेंसी, डॉलर का जो वैल्यू था, जो डॉलर का जो बर्न था, वो बेच के वो अपना स्टेबिलिटी ये कर रहा है, मतलब अपना मार्केट पे लगा रहा है।
तो अभी जो डॉलर ने उसने बुक किया उसको रिप्लेस किया जापान ने। अभी आते हैं हम लोग जापान के पास। तो जापान ने अभी क्या किया है, जापान का जो इंटरेस्ट रेट है सबसे लोएस्ट है। तो वो एक्चुअली चाहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट रेट हाई हो, सॉरी इन्फ्लेशन रेट हाई हो, तो इकोनॉमी थोड़ा ग्रोथ है होगा। लेकिन उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, जो बॉन्ड मार्केट का जो लार्जेस्ट था चाइना, जो लार्जेस्ट बॉन्ड मार्केट शेयर था इन यूएसए, तो उसको रिप्लेस किया जापान ने। जापान अभी 1.3 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। तो अभी इधर देखो, चाइना को प्रॉफिट बुक कर रहा है, सॉरी लॉस बुक कर रहा है, और अभी ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि अभी जापान चाह रहा है इन्फ्लेशन हाई हो, उसके लिए वो चाहता है हमारी कंट्री में, मतलब जापान खुद चाहता है कि उनका देश पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग क्या करेंगे, अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा जापान पे, वो चाहते हैं कि 2 से 3% इन्फ्लेशन रेट आ जाए। उनका तो अराउंड 0.75-0.8% अभी रहेगा, आई थिंक, सॉरी 2.5% है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि और 3% हाई करने के लिए। तो उनका जो इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट रेट जो है 0.3 to 0.4% पर एनम। हमारे इधर होम लोन पे कितना है, अराउंड 7.5 आ गया है, लेकिन उनका इतना नहीं है। तो अभी क्या और प्रॉब्लम हो रहा है, तो जापान खुद चाह रहा है कि उधर इन्फ्लेशन रेट बढ़े, तो उसके लिए वो उधर डॉलर खरीद रहा है, बॉन्ड खरीद रहा है। जब जापान को लगेगा कि मुझे अभी निकलना चाहिए यूएसए बॉन्ड मार्केट से, वो निकल जाएगा। तो निकलने के बाद कौन खरीदेगा उसको, चाइना तो खरीदने वाला नहीं है अभी। और इंडिया तो शायद 210 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है बॉन्ड मार्केट ऑफ यूएसए, इन यूएसए। तो अभी प्रॉब्लम क्या होगा, जब चाइना ने लॉस बुक कर दिया, जापान भी अभी निकल जाएगा, तो उसके बाद कोई खरीदने वाला नहीं। ऑब्वियसली यूरोप तो खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसके उसके पास पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। अभी वो अपना देखेगा। अभी यूएसए का, सॉरी, यूरोप का ऐसा कंडीशन आ गया है, यूरोप का ऐसा कंडीशन आ गया है कि वो अभी अपना बिजनेस कैसे चलाए, अपना मार्केट कैसे बचाएगा, अपना लोगों को कैसे बचाएगा, वो देखेगा। अभी 2-3 महीने के बाद गवर्नमेंट ऐसा बोल देगा कि तुम सब्जी खरीदो, नहीं तो रहने के लिए गैस खरीदो। ये दोनों में एक हो सकता है, क्योंकि उनके पास अभी पैसा ही नहीं रहेगा। यूएस, यूके यूके एंड मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप, वो तो अभी ब्रेकडाउन कर जाएंगे। तो अभी बहुत सारे बैंक आपको मिलेगा अभी कि बैंक अभी कोलैप्स हो गया है, लोग ईएमआई पेमेंट नहीं कर पा रहे। ये सब अभी आने वाला है। अभी तो रिसेशन स्टार्ट ही हुआ है, देखो आगे कितना लंबा तक जाता है, हमको भी पता नहीं ये चीज़। तो अभी अभी आते हैं, अभी 3 सिनेरियो है, एक यूएसए हुआ, एक जापान हुआ, एक चाइना हुआ। तो चाइना होने के बाद अभी क्या होगा, जो यूक्रेन रशिया वार होगा, ये लोग, रशिया भी क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खींचने लगेगा। अभी जब सितंबर में, अभी तो विंटर चालू हो गया होगा, विंटर चालू हो गया, तो विंटर पे अभी यूरोप क्या करेगा, सॉरी रशिया क्या करेगा, यूक्रेन वार को ख़त्म ही नहीं करेगा, वो धीरे 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 करके एक्सटेंड करता जाएगा। क्योंकि अभी यूएसए कभी नहीं चाहता कि एशियन पावर्स स्टेबल रहे, एक साथ रहे। अगर यूएसए चाहता तो कब का इंडिया चाइना एक साथ हो जाते, लेकिन यूएसए कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया है। तो यूएसए ये सब ट्राई नहीं करे। यूएसए चाहेगा डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरा एशियन पावर्स को। इंडिया चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, इंडिया के साथ रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, ये तो मतलब चाइना को समझना चाहिए। चाइना लेकिन ट्रैप में आ जाता है यूएसए का, और हम पे अटैक करने लगता है, कभी घुसपैठ अक्साई चीन पे घुस जाता है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन चाइना और इंडिया अगर मिल गए, तो कोई मतलब रूल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एशिया का दो बड़ा मार्केट अभी आमने-सामने है, तो उसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। अभी रशिया क्या करेगा, रशिया एक्सटेंड करते-करते मतलब विंटर ख़त्म कर देगा। तो अभी जो सैंक्शन बार-बार लगा रहा है, बाइडेन बोल रहा है मैं पुतिन में तुमको नहीं छोड़ूँगा, ये कर दूँ, वो कर दूँगा, वो कुछ नहीं करेगा, ऐसे सैंक्शन ही करता रहेगा। सैंक्शन करते-करते, लेकिन सैंक्शन करने में रशिया को जितना नुकसान है, तो ये सोचना भी चाहिए कि यूरोप को भी बहुत नुकसान होगा, झेलना पड़ेगा। अभी बीच में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था, तो नॉर्थ स्ट्रीम है गैस पाइपलाइन, उसको बाइडेन ने चुपके से उड़ा दिया है। तो अभी ये सब
यूरोप वाला भी समझना चाहिए कि यूएसए का पॉलिटिक्स क्या है, वो क्या चाहता है। वो अपना इंटरेस्ट अभी चाहता है। अभी यूएसए क्या करे, कुछ दिन के बाद न्यूज़ आएगा कि रशिया गैस सप्लाई कट कट होने के बाद यूएस इज़ द लार्जेस्ट गैस सप्लायर टू द यूरोप। ऐसा भी हो सकता है। अभी आ जाएगा 2-3 महीने के अंदर में भी न्यूज़ आ सकता है। अभी क्या होगा ये हम अभी से डिसाइड नहीं कर सकते, बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऐसा-ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी नेक्स्ट फेज में क्या होगा, मतलब ऐसा-ऐसा करते-करते ये लोग पूरा इकोनॉमी को कोलैप्स कर देंगे और धीरे-धीरे करके ये सब चीज़ आपको आगे देखने देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इंडिया का स्टैंस क्या है अभी? इंडिया क्या चाहता है? इंडिया चाहता है अभी कुछ दिन के बाद ऐसा भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आके बोले कि जो चीज़ हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर की कंट्री को, वो लोग हमको रुपीस में पेमेंट करें, नहीं तो गोल्ड पे पेमेंट करें। क्योंकि इंडिया भी नहीं चाहता कि डॉलर का सुप्रीमेसी रहे, क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर पे देखा हमने क्या हुआ। क्योंकि डॉलर का सुप्रीमेसी के लिए वो लोग पूरा बैन लगा दिए, यूएसए पूरा रशिया को बैन लगा दिया। तो अभी आप लोगों को ये सब चीज़ देखने को मिल सकता है कि यूएसए का मतलब माइंडसेट क्या है। अभी इंडिया सभी अभी बोल रहे हैं कि इंडिया डीकपल्ड है, मतलब यूएसए इन्फ्लेशन हो रहा है, यूरोप में इन्फ्लेशन हो रहा है। लेकिन सभी बोल रहे हैं कि डीकपल्ड है, हमको कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, हमको भी होगा। ये सभी लोग याद रखो, अगर यूएसए छीनता है ना तो हम लोग को जुकाम हो जाता है, सभी को जुकाम होता है, ये याद रखो। और सभी कंट्री फंसने वाले पूरी तरीके से, इंक्लूडिंग इंडिया टू। लेकिन इंडिया थोड़ा कम नुकसान हो सकता है, लेकिन नुकसान तो होगा ही होगा, इंडिया को भी होगा, सभी बाकी सभी कंट्रियों को होगा। 2 साल के अंदर मे बी और 3-4 कंट्री बड़ा-बड़ा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए, सभी बैंकरप्सी हो जाए। अभी कितना सारे लोग सुसाइड करेंगे वो ये भी पता नहीं। और इकोनॉमी स्टॉक मार्केट भी डाउन हो सकता है। तो उसके लिए ज़रा आगे संभल के रहिए। ये भी हमको देखने को मिल सके कि जो एफडी का रेट्स है अभी अराउंड 5.75-6% दे सकता है। अभी मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मे बी 5.5-5.75 दे सकता है। तो उसको मे बी 7.58% तक ले सकते हैं। तो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू। जय हिंद।